Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे और मॉड्यूल 3 टॉक्स अबाउट फेडरलिज्म। ठीक है, जितनी भी हमारे टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंटर पे, स्टेट पे और फिर लोकल गवर्नमेंट्स, उन सब के बारे में हम इस मॉड्यूल में बात करेंगे। ठीक है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम स्टेट के बारे में बात करेंगे और फिर हम अपनी पंचायती राज और अपनी अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें लर्निंग क्या रहेगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल प्रोविजंस कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे है, उनसे रिलेटेड कौन कौन सी कमीशंस हैं। ठीक है, फिर कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, आर्टिकल 370 का एप्रोगेशन कैसे हुआ उसकी बात करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल फीचर्स को पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री ही अब है ना, वो तो एप्रोगेट हो गया। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ की, उसके बाद 73rd 74th अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा बेसिक में स्टडी करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना, ऊपर ऊपर से डिस्कशन करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म क्या है ना, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो बेसिकली फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दो टीयर गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म में। एक होती है नेशनल लेवल पे, जिसको ये लोग यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक होती है रीजनल लेवल पे, जिसको ये लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं और ये लोग ऑटोनॉमस होती है, मतलब इसके फंक्शंस अलग हैं और इसके फंक्शंस अलग हैं। क्लियर डिमार्केशन होता है कि इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि देखो, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज़ होती है, राइट। एक रीजनल लेवल पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट है और एक नेशनल लेवल पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर 2 लेवल पे गवर्नमेंट है तो कोई बंदा जो है उसके पास भी 2 सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ होंगी, है ना। एक तो नेशन को वो बिलोंग करता होगा और एक जिस रीजन में बिलोंग करता है वो बिलोंग करता होगा ना। जैसे यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए में मान लो कोई एरिजोना में रह रहा है ना, तो वो एरिजोना जो स्टेट है ना, उसका भी वो सिटीज़न है, उस एरिजोना स्टेट उसको कुछ बेनिफिट देता होगा, है ना। और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स एज अ होल, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स एज अ होल उसको कुछ बेनिफिट देता होगा। तो उसके बाद 2 सेट ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं, एक तो यूएसए जो उसको ग्रांट कर रहा है एज अ होल, सेंटर ग्रांट कर रहा है, और एक जो उसका स्टेट उसको ग्रांट कर रहा है। ठीक है, एरिजोना जो उसको ग्रांट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ क्या बोलते हैं, 2 सेट ऑफ पॉलिटीज़ होती हैं। रीजनल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है और एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट होती है ना। दोनों ही गवर्नमेंट अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट काम करती हैं, ऑटोनॉमस होती हैं। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो टाइप की सिटीजनशिप होती हैं। ठीक है, इट कैन बी सिंगल और ड्यूअल। तो जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है ना, यहाँ पे थोड़ी होता है कि आप यूपी के सिटीज़न हो तो आप यूपी और इंडिया दोनों के सिटीज़न हो, ऐसा कुछ तो नहीं बोलते ना। हम तो बोलते हैं ना हम इंडियन सिटीज़न हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम यूपी के सिटीज़न हैं, ऐसा नहीं बोलते ना। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब पूरे इंडिया में एक ही टाइप का सिटीजनशिप है, ऐसा स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं है। जबकि यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ड्यूअल है। यूएसए में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अरिज़ोना में उसको अलग सिटीजनशिप मिलती है और एज अ यूनाइटेड स्टेट उसको अलग मिलती है। ठीक है, तो दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग होते हैं, समझ में आ रहा है। The people likewise have 2 sets of identities, जैसे मैं बताया, they belong to the region as well as the nation, and each level of polity has its own distinct powers and responsibility and has a separate system of government। ठीक है, जैसे इंडिया में भी, इंडिया को भी हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं, आगे हम बताएंगे क्वाजी फेडरल क्या होता है। बट अभी क्या है कि इंडिया में भी कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सेंटर अपना काम करती है ना। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस में तो सेंटर अपना काम करती है, स्टेट अपना काम करती है, ऐसे ही तो होता है। अलग अलग गवर्नमेंट चलती है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि सेंटर जो है वही कंट्रोल करता है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो वैसे ही यूएस में भी होता है ना, यूएसए में भी ऐसे ही होता है। और यही प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का कि सिस्टम जो गवर्नमेंट है, दोज गवर्नमेंट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, सेपरेट सिस्टम होता है। ज़रूरी नहीं है जो सेंटर पे गवर्नमेंट है वही उसके जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उसमें भी वही गवर्नमेंट हो, समझ में आ रहा है। अलग गवर्नमेंट भी हो सकती है, अगर गवर्नमेंट ही होती है, इनफैक्ट कहीं कहीं अगर अलग होती है और कहीं कहीं सेम भी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि स्टेट का अलग गवर्नमेंट होता है और सेंटर का अलग गवर्नमेंट होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ठीक है, और क्या फीचर है फेडरलिज्म का कि उसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जैसे यूएसए है, यूएसए में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया है, इंडिया में भी
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या होता है कि पावर्स एंड फंक्शंस डिफाइंड होते हैं कि भाई सेंटर के पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो सेंटर इस पे लॉ बनाएगा, स्टेट के पास इतने सब्जेक्ट हैं, स्टेट इस पे लॉ बनाएगा, फिर दोनों मिल के लॉ किसी एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे कर करके डिवीजन है पूरा। ये डिवीजन इसलिए क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई है, अगर लिखी नहीं होती तो अगर कहीं लिखा नहीं होता ये तो कोई फॉलो नहीं करता, है ना। तो फेडरलिज्म का एक फीचर ये है कि इट हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइबिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ड्यूअल पॉलिटी। सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल, ठीक है, स्टेट, कॉन्करेंट एंड रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो इन तीनों में नहीं आते, जो ना सेंट्रल जो सेंट्रल के पास भी नहीं रहते, स्टेट के पास भी नहीं रहते, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आते हैं। बेसिकली इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, ना सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो वो जो बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटर में देखो आप, डिफेंस है, करेंसी है, ये सब सेंटर में ही क्यों है, ये स्टेट वाले सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं है, ठीक है। तो तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि देखो 7 शेड्यूल में हमारा क्या है, 7 शेड्यूल में हमारे डिवाइडेड है कि सेंटर के पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्करेंट में इतने हैं, है ना, और उसके बाद जो बच गया वो रेजिडरी होता है, ठीक है। तो सेंटर के पास जनरली जो सेंट्रल लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट में जनरली सब्जेक्ट्स वो वाले होते हैं जो यूनिफॉर्मली इंडिया में अप्लाई होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब पूरे इंडिया के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे डिफेंस, डिफेंस क्या पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर इंडिया पे अटैक हो गया तो सारे स्टेट्स के ऊपर थ्रेट आएगा ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूपी या असम के ऊपर थ्रेट थोड़ी आएगा, सारे स्टेट्स के ऊपर थ्रेट आएगा। तो डिफेंस इज़ अ नेशनल सब्जेक्ट, है ना, तो इसीलिए वो सेंट्रल लिस्ट में है, ठीक है, जिसमें ये एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें पूरे पैन इंडिया एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए होता है, एक यूनिफॉर्म रूल चाहिए होता है गवर्न करने के लिए, वो सब्जेक्ट कहाँ आते हैं? वो सब्जेक्ट आते हैं सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि करेंसी असम के लिए अलग चलती है, असम में अलग करेंसी और इंडिया की अलग करेंसी, ऐसा तो नहीं है ना, करेंसी कॉमन है, करेक्ट। तो करेंसी किस में आ गया? करेंसी आ गया सेंट्रल लिस्ट में। तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पुलिस हो गया, है ना, लैंड हो गया, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है? ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये सब मतलब पैन इंडिया सिमिलर रूल्स होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये सब कहाँ आएंगे? इसके लिए यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है ना। तो ये सब कहाँ आएंगे? ये सब सेंट्रल लिस्ट में आएंगे, ठीक है। समझ में आया सेंट्रल लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, जो रीजनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रीजनली इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं ना, वो सारे आते हैं किस में? वो सारे आते हैं स्टेट सब्जेक्ट में। जैसे कि रीजनल इंपॉर्टेंट में आप समझ लो, रीजनल इंपॉर्टेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आपका एजुकेशन तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, आपका वाटर हो गया, ठीक है, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वाटर के ऊपर तो लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। अभी आप अगर फॉलो करते होगे तो कितना साउथ इंडिया में कितना इसका लड़ाई होता है, करना गोदावरी के ऊपर हो गया, चाहे वो कृष्णा के ऊपर हो गया, है ना। तो ये वाटर्स के ऊपर लड़ाई होता है। तो वाटर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। क्यों वाटर स्टेट सब्जेक्ट क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, वाटर से ही तो एग्रीकल्चर स्टेट का आएगा, है ना। अब वहाँ पे सॉइल कैसा है, वहाँ पे कितनी खेती होगी। अब देखो, मान लो कहीं, अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना कि जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। रेड एंड ब्लैक सॉइल, सॉरी ब्लैक सॉइल इधर होता है, रेड एंड येलो इधर है ना। और फिर इधर आओगे आप तो फर्टाइल सॉइल आएगा, इधर एलुवियल सॉइल है ना। तो जो वाटर आएगा, वाटर कितना किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसा है वहाँ पे। ज़्यादा फर्टाइल अगर सॉइल है ना, तो अच्छा, मतलब अगर मान लो इरीगेशन अच्छा चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो उसको ज़्यादा वाटर चाहिए होगा। और अगर कम इरीगेशन में भी हो जाता है, यहाँ वहाँ मानसून ज़्यादा पड़ता है ना, तो कम वाटर में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टेट स्पेसिफिक है ना। तो ये किस में आ गया? वाटर। तो वाटर किस में आ गया? वाटर स्टेट सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। फिर कुछ ऐसे कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब जो होते तो रीजनल मैटर्स हैं, बट उसके लिए लेजिस्लेशन जो है वो यूनिफॉर्म चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है। अब एजुकेशन जो है, एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो जो इम्पॉर्टेंट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पूरे इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशन। बट ये रीजनल रीजनल लेवल पे इसके रूल्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे रीजनल लेवल्स पे? क्योंकि देखो, अब मान लो साउथ इंडिया और मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ अगर, है ना, अगर मैं साउथ और नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो साउथ इंडिया में लैंग्वेज अलग चलता है ना। साउथ इंडिया में लैंग्वेज अलग चलता है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलता है, साउथ इंडिया में तेलुगु चलता है, या फिर जो भी मतलब बाकी सब भी हैं, मलयालम और
तमिल चलता है, तो वहाँ पे जो एजुकेशन के रूल्स होंगे, है ना, जो जो इस लैंग्वेज में मान लो प्रोपोगेट होना चाहिए, और वो सब भी जो रूल्स होते हैं वो सब कैसे होने चाहिए, वो सब उनके स्पेसिफिक मैटर के होने चाहिए ना, समझ में आ रहा है। अब केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, ठीक है, मान केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बिहार का बहुत लो है, ठीक है, तो क्या आप यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन बनाओगे बिहार और केरला के लिए? नहीं, यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन नहीं बनाओगे, राइट। केरला को थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम अटेंशन चाहिए शायद एजुकेशन में, पर बिहार में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एजुकेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पैन इंडिया इंपॉर्टेंट है, बट जो मैटर स्पेसिफिक हैं दैट इज दे आर स्पेसिफिक टू द स्टेट्स, है ना। तो इसीलिए वो वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। और रेजिडरी इसमें जो बच जाते हैं फिर वो कहाँ आते हैं, वो आ जाते हैं रेजिडरी, मतलब रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी रेजिडरी सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के कंट्रोल में अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स हैं वो किसके पास होंगे, गवर्नर जनरल के पास। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 1935 वाला जो एक्ट आया था उसमें रेसिडरी सब्जेक्ट्स किसके पास होते हैं, तो उसमें गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के पास थे, बट अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें रेसिडरी सब्जेक्ट्स किसके पास हैं, यूनियन के पास है। समझ में आ गया। तो फेडरलिज्म हमने समझ लिया कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। और हाँ, फिर अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फेडरलिज्म में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है ताकि डिस्प्यूट सेटल हो पाए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर कहीं आ जाए तो इट इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ताकि डिस्प्यूट्स को हम सेटल कर पाएँ। समझ में आ रहा है। फेडरलिज्म इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ऐसे आ जाता है कि क्या फेडरेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, तो नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। और इंडिया, अगर ऐसे भी कोई पूछ लेना कि इज़ इंडिया अ फेडरेशन, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। हम इंडिया को क्वाजी फेडरल स्टेट बोलते हैं। क्वाजी फेडरल मतलब फेडरल तो है, फेडरल तो है, बट बहुत ही यूनिटरी स्ट्रक्चर है। अभी हम बात करते हैं फेडरलिज्म और यूनिटरी का क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा और ड्रिलिंग करते हैं फेडरलिज्म में कि फेडरलिज्म इंडिया के स्पेसिफिक कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो, इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जैसे मैं बता रहा था, है ना। साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे 22 हैं, तो आप सोचो कि छोटे लेवल पे जो ऑफिशियल नहीं है उतनी लैंग्वेजेस, और बहुत लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जो बोली जाती हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास, है ना। और रीजनल डाइवर्सिटी भी बहुत है ना। कहीं गुजरात में आप जाओगे तो लोग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, है ना। यूपी में आओगे तो लोग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, साउथ इंडिया में जाओगे तो लोग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, राइट। तो इन सब को पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लैंग्वेजेस हैड टू शेयर पावर इन ईच रीजन, पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्व्स। मतलब देखो, इंडिया, इसमें ये बताया गया कि फेडरलिज्म का ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया जैसी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप सेंटर से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सेंटर से दिल्ली में बैठ के, है ना, आप सेंटर से दिल्ली में बैठ के साउथ इंडिया के किसी गांव में क्या हो रहा है आप नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वहाँ वहाँ अलग डाइवर्सिटी है, वहाँ रीजनल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, है ना। तो वहाँ की जो पर्टिकुलर रीजन की स्टेट गवर्नमेंट होगी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी, उसको हैंडल करना चाहिए वो चीज़। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पावर का डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ताकि वो अपने आप को गवर्न कर पाएँ और एफिशिएंटली गवर्न कर पाएँ, ठीक है। समझ में आया। रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, ठीक है। तो कोऑपरेशन में काम करेंगे, सेंटर और स्टेट मिलकर कोऑपरेशन में काम करेंगे, क्योंकि देखो, सेंटर को अगर किसी लिस्ट में कोई पैन इंडिया लेजिस्लेशन बनाना है तो वो इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है, जब स्टेट्स कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आपको इंप्लीमेंट तो स्टेट्स में ही करना है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो स्टेट्स का कोऑपरेशन ज़रूरी है। अगर स्टेट बोल दे कि हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोऑपरेशन ज़रूरी है। स्टेट्स शुड कोऑपरेट विद द सेंटर फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। वाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट डाइवर्सिटी द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज्ड यूनिटी, ठीक है। तो हम इंडिया को बोलते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो अभी एक मैं और आपको पॉइंट बताऊंगा कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अलग सा क्यों है, ठीक है। तो अभी पर हम बेसिक पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या रिकॉग्नाइज किया गया कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट हमको यूनिटी रखनी है सबके बीच में। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसीलिए सेंटर को पावर दी गई ताकि वो अपने आप को गवर्न कर पाएँ, ताकि ये रीजनल डाइवर्सिटी को हम क्या कर पाएँ, रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर पाएँ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही यूनियन के अंदर, है ना। ताकि हम उसको अकोमोडेट कर पाएँ। सेंटर को पावर, स्टेट्स को पावर दी गई, ठीक है। तो 2 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। यूनियन पे सेंटर गवर्नमेंट काम करती है, फिर स्टेट पे अलग गवर्नमेंट है ना। तो उसको फेडरलिज्म का फीचर है। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, हमने देख लिया कैसे 7 शेड्यूल में अलग अलग डिवीजन है, सेंटर के पास अलग है, स्टेट्स के पास अलग है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स अलग है ना।
तो ये सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। 2 टियर गवर्नमेंट होता है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स आर सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट्स हैज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये देखो ड्रॉबैक है इस चीज़ का। अब जो मैं आपको चीज़ बोल रहा था ना कि इंडिया में एक्चुअली सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, ठीक है। स्पेशली अगर हम इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो सेंटर के पास बहुत पावर है, ठीक है, रिसोर्सेज की। जैसे मान लो इंटर स्टेट जब गुड्स जाते हैं तो अभी तो IGST लगता है ना, IGST किसके पास जाता है, IGST सेंटर के पास जाता है, और सेंटर से फिर वो सेंटर अपने हिसाब से स्टेट को देता है। समझ में आ रहा है? जो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना जाएगा सेंटर से, ठीक है। तो स्टेट्स क्या है, स्टेट्स अपने रिसोर्सेज के लिए सेंटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। अपना उनका कोई रेवेन्यू सोर्स बहुत कम है ना। अपना रेवेन्यू सोर्स वो या तो स्टैम्प ड्यूटी लेके कर सकते हैं, या बिल्डिंग्स पे रेंट लेके, हाउस टैक्स वगैरह, इन सब से ही उनका रेवेन्यू आता है, और ये बहुत ज़्यादा कोई रेवेन्यू होता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो मेजर टैक्स होता है वो जैसे GST वगैरह का कलेक्शन है। अभी तो GST अगर आप देखोगे तो पहले वैट वगैरह लगता था तो स्टेट्स को ज़्यादा मिलता था, अभी GST आ गया है तो उनको और रेवेन्यू सोर्स कम मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली इनका जो रेवेन्यू सोर्स होता है ये लोग डिपेंड करते हैं सेंटर पे, ठीक है। दैट इज़ अ बैड थिंग। उनको सेंटर पे डिपेंडेंस कम करना है, उनका सेंटर पे डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात कर रहे थे ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो चलो एक एक बार पढ़ ही लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यूनियन लिस्ट में बताया कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होता है। पैन इंडिया आपको यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, और कौन सा हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, ठीक है, एयरवेज हो गया, और क्या हो गया, पोर्ट्स हो गए, फॉरेन ट्रेड हो गया, करेंसी एंड कॉइनेज हो गया। अब ये जितने, आपको रटने नहीं बैठना है इसको, 3-4 बार अगर आप पढ़ोगे इसको तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रीजन स्पेसिफिक नहीं है, क्या डिफेंस रीजन स्पेसिफिक है, नहीं है, एटॉमिक एनर्जी रीजन स्पेसिफिक है, नहीं है, फॉरेन अफेयर्स रीजन स्पेसिफिक है, नहीं है, ये तो पैन इंडिया चीज़ है ना। फॉरेन अफेयर्स इंडिया डील करता है इंटरनेशनल लेवल्स पे, ठीक है। वॉर एंड पीस इज़ अ पैन इंडिया थिंग, है ना, वॉर एंड पीस जैसे मैं बता रहा था, बैंकिंग इज़ अ पैन इंडिया थिंग। तो इन सब पे क्या है, इन सब पे एक यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है ना। तो यूनियन लिस्ट उस पर लॉ बनाता है, ठीक है। और स्टेट, फिर आप देख लेते हैं स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट स्पेसिफिक हैं बहुत, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे मैं बता रहा था, सॉइल अलग अलग रहता है हर जगह, है ना। तो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो उसके लिए एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट हो गया। पुलिस हो गया, है ना, प्रिजन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, है ना, पुलिस हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हेल्थ हो गया, लैंड हो गया, लिक्वेयर हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विसेज हो गई। तो ये क्या है, ये सारे ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, इस पर स्टेट लॉ बनाता है। अब देखो इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। अब इसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है पहला वर्ड, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब जनरली जो है स्टेट लिस्ट पे स्टेट ही बनाता है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूनियन बना नहीं सकता इसके ऊपर लॉ। समझ में आ रहा है? यूनियन भी बना सकता है, उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर दो कंडीशन है उसके लिए, अगर राज्यसभा इसको ऑथराइज करे, अगर राज्यसभा यूनियन को ऑथराइज करता है कि आप स्टेट के किसी सब्जेक्ट में लॉ बना सकते हो, देन सेंटर कैन मेक अ लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट एज वेल। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, एक ये कंडीशन हो गई। या फिर दूसरी कंडीशन ये है, या फिर टू और मोर स्टेट्स अगर अपना टू और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं या सेंटर को ऑथराइज करते हैं कि आप हमारे इस वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लॉ बनाइए, ठीक है, तो भी पार्लियामेंट उस पर, मतलब यूनियन उस पर, स्टेट इस पे लॉ बना सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, ओनली स्टेट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, तो क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ये आंख बंद करके मार के मत आ जाना कि अरे हाँ स्टेट लिस्ट पे तो सिर्फ स्टेट ही बनाता है, नहीं। ओनली अगर वर्ड आ गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही बना सकता है स्टेट लिस्ट पे लॉज, तो वो गलत हो जाएगा। नॉर्मली बनाता है, नॉर्मल इन जनरल वर्किंग बनाता है, बट ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें यूनियन भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है, जिसमें जैसे मैंने बताया था, है ना, यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन चाहिए होता है, बट सॉरी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं बट स्टेट स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं ना, तो उसके लिए ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं कॉन्करेंट वाले, ठीक है। तो उसमें कौन कौन है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड हो गया, प्रॉपर्टी अदर देन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर तो इसमें आता है ना स्टेट लिस्ट में,
तो इसके अलावा जितनी भी लैंड है वो किस में आएगी, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगी। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया, एडॉप्शन एंड सक्सेशन हो गया, ठीक है। तो इस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बाकी जो बचा इन तीनों लिस्ट में जो नहीं आ पाया, जैसे साइबर लॉज, तो साइबर लॉज जो है वो कहाँ पे आएंगे, वो रेजिडुअरी पावर्स में आ जाएंगे, ठीक है। दे इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी लिस्ट, ठीक है। तो वो ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये इसमें आ जाएंगे, रेजिडुअरी पावर्स में आ जाएंगे। और उसके ऊपर कौन बनाता है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जो है वो लॉ बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।